शुभमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हम लोग आज पढ़ेंगे स्टोरी अनोखा उपाय। ठीक है, अनोखा उपाय यानी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उपाय यानी हल, समस्या का समाधान। ठीक है, तो हम एक सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, उसका हम एक अलग तरह से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इस कहानी का मतलब ये है अनोखा उपाय। तो आइए हम देखते हैं इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलती है। ठीक है, देखिए, जापान अनेक द्वीपों का समूह है। जापान देश की स्टोरी है और उसके बारे में बताया गया कि जापान अनेक द्वीपों का देश है। ठीक है, द्वीप यानी आइसलैंड। ठीक है, द्वीप यानी पानी से घिरी हुई भूमि, जिसे आइसलैंड भी कहते हैं, आप लोग को भी मालूम होगा। ठीक है, तो अनेक द्वीपों का देश है, उसमें एक द्वीप है हांशू। उस द्वीप का नाम है हांशू। नीले समुद्र से घिरा हुआ। समुद्र का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। समुद्र तट पर घोंघे शंख बिखरे रहते हैं। तट पर यानी किनारे सीपी रहती है, शंख रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बालू में मिलती है, समुद्र में मिलता है। जब पानी अंदर चले जाता है तो ये सारी चीज़ें बाहर हमें बालू में मिलती हैं। ठीक है, चमकीली रेत पर खेलने में बड़ा आनंद आता है। बालू, सैंड, रेत यानी सैंड, उस पर खेलने में बहुत अच्छा लगता है। हांशू द्वीप के तट पर एक और मछुआरों की एक बस्ती थी। मछुआरे यानी जो मछली मारने का काम करते हैं, फिशरमैन। ठीक है, वे लोग सुबह होते ही जाल लेकर समुद्र में चले जाते और शाम को बहुत सारी मछलियां पकड़कर ही लौटते। यही उनका व्यवसाय था। मछुआरों का काम क्या है? मछली पकड़ना और उसे बेचना। उससे जो पैसे मिलते हैं वो घर खर्च में यूज होता है। मछुआरों की बस्ती के पास एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर एक किसान निकितो रहता था। उस किसान का नाम क्या था? फार्मर रहता था, उसका नाम था निकितो। उसका व्यवसाय था खेती, वो खेती करता था। किसान खेती करते हैं, मछुआरे क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। तो वहीं किनारे पर एक पहाड़ी थी और वहाँ एक किसान रहता था और वो खेती करता था। पहाड़ी पर अपने घर के ऊपर की ओर उसका चेरी का बाग था और निचली ढलानों पर सीढ़ीदार खेतों में वह धान उगाता था। देखिए, वो पहाड़ी पे क्या करता था? पहाड़ी पर ही अपने घर में ऊपर की तरफ एक चेरी ट्री लगाया हुआ था और ऐसे से सीढ़ियाँ, स्टेप्स उतरने के लिए जो बने रहते थे, वहीं पे वो अपनी खेती करता था, धान उगाता था। धान यानी पैडी। ठीक है, जैसे राइस बनता है। पहाड़ी पर से उसे मछुआरों की बस्ती और उसके सामने का नीला सागर दिखाई पड़ता था। पहाड़ी ऊंची होती है और वहां से वो सारी चीजें देखते रहता था। एक दिन की बात है, चेरी पकने लगी। एक दिन की बात है, चेरी यानी जो फ्रूट होता है, वो चेरी फ्रूट पकने लगी। निकितो ने सोचा, आज भोर होते ही मैं चेरी तोड़ने चला जाऊंगा, वो भी इसको बेच के पैसे कमा लेगा। सुबह उठकर समुद्र के ऊपर उगता सूरज देखना उसकी आदत थी। पहाड़ी सूर्य कहाँ से निकलता है? जब दूर से देखेंगे, चारों तरफ पहाड़ी रहेगा तो ऐसा लगेगा जैसे पहाड़ियों में से सूर्य भगवान निकल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। मन ही मन सूरज को प्रणाम कर काम पर जाना उसे अच्छा लगता था। तो सूर्य भगवान को प्रणाम करता था और वो अपने काम पे चला जाता था। आज जब उसने पहाड़ी से समुद्र की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यानी वो देखता ही रह गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, अजीब तरह से उसको फीलिंग हुआ जब उसने सूर्य को देखा। दूर क्षितिज पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें तट की ओर दिखाई पड़ी। दूर जहाँ क्षितिज उसे कहते हैं, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। कभी भी हम बहुत दूर देखेंगे तो हमें ऐसा ही प्रतीत होगा कि वहाँ लास्ट जो है, वहाँ पे धरती और आकाश मिल रहे हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है, जब उसने देखा तो उसे लगा कि मतलब ऊंची ऊंची लहरें, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, यानी तूफान आने जैसा उसको लग रहा था। ठीक है, नीचे तट पर बसी मछुआरों की बस्ती में किसी को इस बात की खबर ही नहीं थी कि मतलब तूफान आने वाला है, क्योंकि वो लोग समुद्र के किनारे ही रहते थे और
वहीं से मछली पकड़ने जाते थे। वे तो समुद्र में उतरने की तैयारी कर रहे थे। मछली भी कहाँ पकड़ते हैं? समुद्र में। अगर समुद्र में मछली पकड़ने जाएंगे तो क्या होगा? तूफान में वो लोग डूब जाएंगे। निकितो जानता था कि ये सुनामी की लहरें हैं। निकितो किसान को मालूम था कि ये लहरें सुनामी की हैं। थोड़ी देर में जब वह तट से टकराएंगी तो सब कुछ तहस नहस कर देंगी, यानी सब बर्बाद हो जाएगा। जब तूफान आते हैं तो क्या होता है, वही बहुत सारी बर्बादी होती है। जो साथ में रहते हैं, मतलब समुद्र से लग के आसपास जो भी रहता है घर, वो सारा बह जाता है। ठीक है। उसने पहाड़ी से मछुआरों को आवाज़ दी। उसने ऊंचाई से आवाज़ दिया पर आवाज़ गूंजकर रह गई, किसी ने नहीं सुनी। वो बहुत दूर, मतलब पहाड़ी ऊंची होती है, वो ऊपर से चिल्ला रहा था और नीचे किसी भी मछुआरे को सुनाई नहीं दे रहा था। निकितो सोच में पड़ गया, समय कम है, अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी आवाज़ दूर तक जा नहीं रही थी। मछुआरों को कैसे बचाया जाए? उसने एक अनोखा उपाय सूझा। अनोखा यानी यूनिक, उपाय यानी स्ट्रेटजी, तरकीब। ठीक है, स्ट्रेटजी। ठीक है, उसने सोचा, वह तुरंत अपने खेतों में उतरा। उसने एक उपाय सोचा, अपने खेतों में उतरा जो धान का फसल लगाया हुआ था। धान पककर पीले हो गए थे, यानी धान पक गए थे, येलो हो गए थे। उसने खेत के एक सिरे से धान की फसल में आग लगा दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उन मछुआरों को बचाने के लिए इसने, निकितो किसान जो था, उसने क्या किया, अपनी फसल में आग लगा दी। क्योंकि उसने बहुत कोशिश किया कि मेरी आवाज़ मछुआरों तक पहुंच जाए, लेकिन मछुआरों ने नहीं सुना, क्योंकि वो दूर थे, नहीं आवाज़ सुन पाए। तो उसने अपने फसल में क्या करा, आग लगा दी। धान पककर पीले हो गए थे। उसने खेत के एक सिरे से धान की फसल में आग लगा दी और जोर जोर से चिल्लाने लगा। धुआं और लपटें देखकर, निकितो की चिल्लाहट सुनकर लोगों का ध्यान उछल गया। जब आग की लपटें सबने देखी, मछुआरों ने देखी, तो सबने उसकी तरफ, उसका सबका ध्यान गया उधर, यह सोचकर कि निकितो दादा संकट में है। अब उन लोगों को ये लगा कि ये किसान परेशानी में है, संकट में है। ठीक है, वे सब पहाड़ी की ओर भागे निकितो को बचाने। अब वो मछली मारने नहीं गए, वो निकितो को बचाने पहाड़ी की तरफ भागने लगे। निकितो काफी नीचे उतर आया और गांव के ठीक ऊपर की टेकड़ी पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। टेकड़ी यानी एक ऊंचा जगह, पहाड़ी का एक कॉर्नर। ठीक है, बच्चों को भी लेते आओ, तुम लोग भी आओ और बच्चों को भी लेते आओ, सबको साथ लेके आओ। अब सबको उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती, क्योंकि सारे लोग उसकी तरफ आ रहे थे और वो थोड़ा एक कॉर्नर पे चला गया था, नीचे आके थोड़ा कॉर्नर पे जाके चिल्ला रहा था कि तुम लोग भी आ जाओ और बच्चों को भी लेके आओ। मुखिया बोला, निकितो शायद ठीक कह रहा है, हमें लौटने में देर हुई तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। औरतों ने बच्चे संभाल लिए और सभी चल पड़े निकितो की सहायता करने। परेशानी में कौन था? वो मछुआरे थे, लेकिन ये किसान जो था वो अपने खेत में आग लगाया। तो उस मछुआरों ने ये समझा कि ये किसान परेशानी में है, मुश्किल में है, जिसका नाम निकितो था। ठीक है, तो सब औरतें भी, बच्चे भी, सारे लोग उसकी हेल्प करने के लिए चल पड़े। वे जब तक पहाड़ी पर निकितो के खेतों तक पहुंचे, तब तक निकितो की सारी फसल जल चुकी थी। जब तक वो लोग पहाड़ी पे सहायता के लिए पहुंचे, तब तक क्या हुआ, उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, जल चुकी थी, क्योंकि पूरे धान सूख चुके थे और सूखे हुए अगर खेत में आग लगे तो पूरे जल जाता है, बहुत जल्दी से आग पकड़ती है, तेजी से। ठीक है, मछुआरे सोच रहे थे कि थोड़ा पहले पहुंचते तो शायद निकितो की सहायता कर पाते। मछुआरे पछता रहे थे कि हमने देर कर दी और इसका पूरा फसल जल गया। मछुआरे सोच रहे थे कि थोड़ा पहले पहुंचते तो शायद निकितो की सहायता कर पाते। कुछ की नज़र नीचे घरों की ओर मुड़ी, यह क्या? उसने पहाड़ी पे चढ़ा निकितो की हेल्प करने के लिए, मछुआरों ने, लेकिन जब उन्होंने खुद पीछे देखा तो उन लोगों के घर गायब हो चुके थे। यह क्या? वहाँ तो बस्ती का नामो निशान मिट चुका था, मछुआरों का घर सब खत्म हो चुका था। सुनामी की विशाल लहरें सब कुछ बहाकर ले जा रही थी। अब मछुआरों की समझ में आया कि निकितो ने अपनी फसल क्यों जलाई। तब समझ में आया, पहले तो वो लोग यही समझा कि किसान की फसल में आग लगी हुई है, किसान की हेल्प करनी है,
उन्होंने पहले यही सोचा, लेकिन जब उन्होंने वापस मुड़ के देखा अपने घर की तरफ तो उन लोगों के घर बर्बाद हो चुके थे सुनामी की लहरों में। अब मछुआरों की समझ में आया कि निकितो ने अपनी फसल क्यों जलाई और क्यों उन्हें कहा कि बच्चों को भी साथ ले आओ, क्योंकि बच्चे अगर वहाँ रहते तो बच्चे भी बह जाते, फिर इन लोग बचा नहीं पाते, क्योंकि लहरें रुकेंगी थोड़े ना बचाने के लिए, वो तो एक बार आए पूरे बहा के ले जाती हैं। तो तब उन्होंने समझा कि निकितो किस लिए बोल रहा था कि बच्चों को भी लेके आओ। ओके, अगर निकितो यह ना करते तो कोई भी जीवित न बचता। सबको पता था कि सुनामी जैसे संकट से लड़ने की शक्ति किसी में नहीं होती। गांव के मुखिया ने निकितो के पैर पकड़ लिए, कहा, दादा आपने अपनी खेती जलाकर हमें बचा लिया, इतना बड़ा उपकार किया हम सब पर, हम सदा आपके आभारी रहेंगे, यानी हम आपकी उपकार मानते रहेंगे। निकितो ने कहा, मेरे बच्चों खेती का क्या है, तुम सब बच गए, खेती तो मैं फिर कर लूँगा, तुम लोग न रहते तो मैं अकेले कैसे रहता। गांव वालों ने मिलकर निकितो के खेतों में फिर से बुआई की। कुछ महीनों बाद जब खेतों में हरियाली आ गई तब वे सब बहुत खुश हुए। अब निकितो नहीं रहे, पर मछुआरों की बस्ती में निकितो की बड़ी मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति के नीचे लिखा है, निकितो दादा जिन्होंने हमें सुनामी से बचाया। अब यहाँ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमने सीखा कि हम अपना नुकसान करके भी दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। हमारा नुकसान हो भी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी और की हेल्प करनी चाहिए, किसी और की सहायता करनी चाहिए। जो भी हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं या पास पड़ोस में हैं, उन्हें भी अपने परिवार की तरह समझना चाहिए। ओके, हमने निकितो किसान से यही सीखा। उसने अपनी फसल जलाई और सभी मछुआरों के फैमिली को बचाया। नुकसान किसका हुआ? निकितो का। ओके, तो हम देखते हैं शिक्षा। ठीक है, शिक्षा में हम देखेंगे हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, हमने यही सीखा। और अपने आस पड़ोस को अपना परिवार मानना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? आस पड़ोस के लोगों को भी अपना परिवार ही मानना चाहिए। निकितो ने क्या किया? उन मछुआरों को अपना परिवार माना और उस परिवार को बचाने के लिए अपनी फसल जला डाली। ठीक है, तो हम इस कहानी से क्या शिक्षा लिए? हम इस कहानी से शिक्षा लिए कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और जो भी हमारे आसपास है उसे अपना परिवार समझना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी, मुझे ये उम्मीद है। हमें हर कहानी से कुछ न कुछ सीखना है, समझना है। ओके,
हम एक और कहानी देख लेते हैं, ठीक है। कोर्ट की दावत। जो हम कहानी अभी सुनेंगे पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? कोट की दावत। कोट यानी जो हम ऊपर शर्ट के ऊपर पहनते हैं, ओके। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? अचकन कहते हैं, पतलून कहते हैं, ठीक है। तो जो सूट होता है, हम क्या करते हैं उसे कहीं बड़े फंक्शन में जाते हैं तो हम पहनते हैं, ठीक है। तो इस कोट की दावत के बारे में जानेंगे, कोट की दावत, ओके। तो आइए देखते हैं इस कोट की दावत में से हम क्या शिक्षा लेते हैं। गर्मियों के दिन थे। कौन से दिन थे? गर्मियों के दिन थे। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन दिन भर खेतों में काम करके थक गए थे। नाम क्या था? नसीरुद्दीन। वो खेतों में काम करके बहुत थक चुके थे, ठीक है। उनके कपड़े गंदे हो गए थे। ऑफकोर्स जब कोई काम करेगा खेतों में तो उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा, और उनके जूते भी कीचड़ में सन गए थे, क्योंकि वो मिट्टी, खेत में मिट्टी रहती है, तो उनके जूते भी खराब हो चुके थे और उनके कपड़े भी गंदे हो चुके थे। वे भूख और प्यास से बेचैन हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। उनको बहुत जोरों से भूख भी लगी हुई थी, अपने घर की तरफ जा रहे थे। सोच रहे थे कि घर में नहाकर वह आराम से भरपेट भोजन करेंगे। अब वो ये सोच रहे थे कि काम तो खत्म हो चुका है, मैं नहाऊंगा और अपने घर में आराम से खा के सो जाऊंगा। इतने में उनके एक दोस्त मिले जो अच्छी तरह तैयार होकर कहीं जा रहे थे। उनके दोस्त मिले और वो बहुत ही अच्छे से तैयार हुए थे। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो कैसे रहते हैं? अच्छे से प्रिपेयर होके जाते हैं, सज संवर के जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो उनके दोस्त अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके वो जा रहे थे। नसीरुद्दीन ने पूछा, मित्र इस समय सज धज कर कहाँ जा रहे हो? उस नसीरुद्दीन ने पूछा, जो खेतों में काम करके थक चुके थे, उन्होंने पूछा कि तुम सज धज के कहाँ जा रहे हो? मित्र बोले, अरे भाई मुल्ला, आप भूल गए क्या? आज हम सबको वजीर मियाँ के यहाँ दावत का न्योता है। वजीर मियाँ के यहाँ क्या था? न्योता था, दावत का, यानी खाने पीने की पार्टी थी। जल्दी घर जाकर नहा धोकर पहुंच जाइए, यानी आप जाइए जल्दी से, नहाइए धोइए और वहां पहुंच जाइए। कहते हुए मित्र तो वजीर के घर की तरफ मुड़ गए। नसीरुद्दीन का घर दूसरी दिशा में था। जैसे हम स्ट्रेट जा रहे हैं और हमें बैक साइड जाना है, ठीक है। तो अब वो खेतों में काम करके थक चुके थे, गंदे भी हो चुके थे, फिर उनको बहुत दूर जाना था अभी घर को। तो उन्होंने सोचा कि उन्हीं कपड़ों में वजीर के घर चला जाए और वहाँ पे खा पी के फिर घर जाया जाए, ठीक है। दावत में पहुंचकर जब नसरुद्दीन ने लोगों से दुआ सलाम की तो सब लोगों ने उन्हें ऊपर से नीचे देखा और मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो गंदे कपड़े में पार्टी में पहुंच चुके थे। जब उन्होंने खाना दुआ सलाम की, यानी नमस्ते हाय हेलो आदमी करता है जब किसी से मिलता है, तो उन्होंने सबने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह मोड़ लिया, किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। नसीरुद्दीन ने अपनी थाली उठाई और चल दिए भोजन से लदी मेजों की तरफ। जिधर सब कोई खा रहा था वो भी चले गए। किसी भी दोस्त ने न उनको भोजन लेने की जगह दी और न ही बैठने के लिए। किसी ने ना उन्हें भोजन करने के लिए कुछ दिया और न जगह दी बैठने के लिए, और न ही किसी ने बात किया। सब उनकी ओर देखकर नाक भौं से घोड़ रहे थे। थोड़ी देर बैठने के बाद नसीरुद्दीन से वहाँ नहीं बैठा गया, क्योंकि किसी ने उसको कुछ वैल्यू ही नहीं दिया। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती इस पार्टी में चले गए हैं। वे उठे और तेजी से बाहर चले गए, ठीक है। खाना अपना छोड़ दिया, खाया पिया कुछ नहीं और बाहर चले गए। कुछ देर बाद वह दोबारा वजीर साहब के घर आए। थोड़ी देर बाद वापस आए। इस बार वे तैयार होकर अपना नया कोट पहन कर आए थे, ठीक है। उन्होंने नया कोट डाला हुआ था। दरवाजे पर ही वजीर ने उनका खुशी खुशी स्वागत किया। जब वजीर ने देखा तो इस नसीरुद्दीन का क्या किया? खुशी खुशी स्वागत किया, क्योंकि वो रेडी होके आए थे, अच्छे से कपड़े पहन के आए थे। उनके दोस्तों की आवाज़ें, मियाँ कैसे हो, मियाँ कैसे हो, सबने उनका हालचाल पूछा। जनाब यहाँ आ जाओ, हमारे साथ आने लगी। जब उन्होंने अच्छे से तैयार होके आया तो सबने उनको अपने पास बिठाना बुलाना शुरू कर दिया।
नसरुद्दीन ने कुछ नहीं कहा और थाली में भोजन परोसकर एक कोने में बैठ गए। फिर उन्होंने खाना लिया और एक कोने में बैठ के खाने लगे। पहले खजूर उठाकर उन्होंने अपने कोट की जेब में डाले और बोले, खा कोट खा। खजूर या जो ड्राई फ्रूट होता है उसे निकाला और अपने कोट के पॉकेट में डालना शुरू किया और बोला, खा कोट खा। फिर उन्होंने थोड़े मेवे या ड्राई फ्रूट उठाए और कोट में डाल दिए और कहा, खा कोट खा। इसी तरह वह अंजीर, नान, यहाँ तक कि दाल भी कोट की जेबों में भरने लगे। जो भी वहाँ पे खाना बना हुआ था उन्होंने उठाया और अपने कोट में डालने लगे। लोगों की भीड़ उनकी हरकतों को अचरज से देखती रही। आश्चर्य हो रहा था सबको कि अरे भाई क्या कर रहे हैं, खुद नहीं खा रहे, अपने कोट की जेब में डाल रहे हैं। फिर वजीर बोले, जनाब ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने कोट को क्यों खिला रहे हैं? क्या आपको भूख नहीं लग रही है या आपकी तबीयत नासाज है, यानी आप बीमार हैं क्या, या फिर आपको भूख नहीं लगी है क्या? वजीर ने पूछा। नसरुद्दीन ने कहा, जब मैं मैले कपड़े पहनकर आया आप और सभी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वो गंदे कपड़े पहन के आया तो किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। फिर जब मैं कोट पहन कर आया तब सब मेरा सम्मान कर रहे हैं, यानी आदर दे रहे हैं, सब हाय हेलो कर रहे हैं, सब मुझसे बातें कर रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि दावत में आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे कोट को बुलाया था। उन्होंने वजीर से कहा, नसीरुद्दीन ने वजीर से कहा, जब मैं फर्स्ट टाइम आया गंदे कपड़ों में था तो आपने मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, यहाँ तक कि मुझे देखा भी नहीं, यहाँ तक कि मुझे बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं किए। और जब मैं वापस से कोर्ट में आया, यानी अच्छे कपड़े पहन के आया, रेडी होके आया, तो सबने मेरा हालचाल पूछा, सबने मुझे सम्मान दिया। इससे तो यही लग रहा है कि आप मुझे नहीं बुलाए थे, मेरे कोट को बुलाए थे, इसीलिए मैं कोट को खिला रहा हूँ। यह सुनकर सभी लोग और वजीर साहब शर्मिंदा हो गए, सब शर्मिंदा हो गए, सबको शर्म आने लगी। उनको एहसास हो गया कि सबने व्यक्ति के सम्मान से ज़्यादा उसके कपड़ों को महत्व दिया। सबने, वहाँ पे जितने भी लोग थे पार्टी में, सबको ये एहसास हो गया कि उन्होंने उस इंसान को नहीं वैल्यू दिया जितना कि उसके कपड़ों को दे रहा है। सभी मुल्ला जी से माफ़ी मांगने लगे। मुल्ला नसरुद्दीन बोले, याद रखिए जनाब, व्यक्ति की असली पहचान उसके गुणों से होती है, न कि उसके कपड़ों से। व्यक्ति की असली पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि उसके कपड़ों से होती है। ओके, हमने इसके पहले भी जब विवेकानंद वाली स्टोरी सुनी थी तो वहाँ भी जब वो बगीचे में टहल रहे थे, नॉर्मल एक टोपी भी नहीं थी, नॉर्मल कुर्ता धोती में थे, तो अमेरिकन्स क्या किए थे, उनका मजाक उड़ाए थे। वहाँ भी उन्होंने वही बोला था कि भाई हमें कपड़ों से किसी की पहचान नहीं करनी है, हमें उसके व्यवहार को देखना है, हमें उसके नेचर को देखना है, हमें उसमें कितना गुण है उसको देखना है, उसके बातचीत को देखना है, न कि हमें कपड़ों से किसी को जज करना है। जरूरी नहीं कि हम फटे पुराने कपड़े पहने हैं तो हम बेकार हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास बिहेवियर सही नहीं है, ज़रूरी नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए तो हम बहुत संस्कारी हो गए, यानी हम बहुत अच्छे इंसान हैं, जरूरी नहीं है। तो यहाँ भी उस नसरुद्दीन नामक आदमी ने क्या कहा कि आपने मुझे इनवाइट नहीं किया था, मेरे कपड़ों को इनवाइट किया था, तभी तो जब मैं गंदे कपड़े में आया तो आपने क्या किया, मेरा वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे बैठाया नहीं, आदर नहीं किया, अच्छे से बात भी नहीं किया। लेकिन जब मैं कोट पहन के आया, अच्छे कपड़े पहन के आया, तो आपने सम्मान देना शुरू किया। तो किसी को कपड़ों से नहीं, किसी के गुणों से उसको सम्मान देना चाहिए। ओके, हमने क्या सीखा, आइए एक बार देख लेते हैं। शिक्षा देख लेते हैं। हमें सीख क्या मिली, इस कहानी का मोरल क्या था, हमें किसी के पहनावे से नहीं, उसके
उसके गुणों, पहनावे से नहीं, उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। किसे करना चाहिए? हमें किसी के पहनावे से नहीं, यानी उसके कपड़ों से नहीं, हमें उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। जो हमारा नेचर है, जो हमारे पास हम जो व्यवहार देते हैं, हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए, हमें उसके गुण देखने चाहिए, हमें उसकी क्वालिटीज़ देखनी चाहिए, ठीक है, न कि उसके कपड़ों को। हमने ये सीखा। और मुझे उम्मीद है आज की कहानी आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो हम अपने ज़िंदगी में भी अपनाएं। ओके, थैंक यू।